अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मैं ग्रुप भी बना दिया था। ग्रुप में मैं देख रहा था कि अक्सर लोगों को डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं और पेज नॉट फाउंड, सर्च का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो शो, या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि ये मैंने मोस्टली लोगों की देखी है ना ग्रुप में, एक दो की सॉल्व भी करवाई है। मोस्टली लोगों को यही प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या है? इसी को अभी हम डू नॉट हैव अ, मैं देख लेता हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपकी ईमेल वेरीफाइड है? कुछ डोमेन्स पर ये कर देते हैं जो ऑलरेडी किसी के पास में, अगर आपने कस्टम डोमेन लगाई है फिर आपको ये एरर आ रहा है, डोमेन चेंज करके देखो। और इसके अलावा अच्छा, वो एरर समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी ना बेस पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो, लास्ट टाइम तो नहीं, मतलब जब हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अपनी फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल abc.html, या home.html, उसके बाद contact.html। पर मैंने कहा था कि जब हम लोग होम पेज की बात कर रहे हैं, गो लाइव पे हम लोगों ने जाकर भी देखा था कि जब हम लोग बिल्कुल होम पेज की बात कर रहे हैं जो हमें स्लैश पर शो करना है। स्लैश का क्या मतलब है? कि बिल्कुल होम पेज w3schools.com फॉरवर्ड स्लैश, बस उसके आगे हमने कोई भी राउट या कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं की। अगर हमें ऐसे कोई राउट डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें index.html फाइल बनानी पड़ेगी। अब ये राउटिंग, ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, अब इसकी हम लोग थोड़ी सी बेस पढ़ते हैं, थोड़ी दूरी वाला टॉपिक है लेकिन। फॉर एग्जांपल अब हमें ये देखना है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय क्यों कर रहे हैं किसी सर्वर पर, या सर्च को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप के थ्रू। जब हम लोग लाइव सर्वर चला रहे हैं तो उसी को ही आगे यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग, जब हम लोग ब्लूटूथ जो हेडफोन है या एयरफोन्स है उनका सबने तकरीबन पता ही, आइडिया है, यूज़ किया हुआ है मोस्ट लोग। जब हम लोग ब्लूटूथ हेडफोन्स को यूज़ कर रहे हैं उनको पहले अपने हेडफोन को ऑन करते हैं, उसमें ब्लूटूथ ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर जिसके साथ भी, जिस डिवाइस के साथ हमें कनेक्ट करना है उसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद म्यूज़िक प्ले करते हैं।
ये पूरा एक सीक्वेंस है कि अगर हमारे हेडफोन का ब्लूटूथ ख़राब हो जाए या बंद हो जाए, या इसी तरह अगर हमारे लैपटॉप या फ़ोन का ब्लूटूथ बंद हो जाए, है आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, ये माइक नहीं चल रहा अब्दुल्ला भाई। इसने यहाँ से ऑन कर। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। जब हम लोग ब्लूटूथ हेडफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अब उसके अंदर हमारे हेडफोन्स का भी ब्लूटूथ, हमारी मोबाइल डिवाइस का भी ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, फिर हमारे हेडफोन को भी ऑन होना चाहिए, और इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन को भी ऑन होना चाहिए। ये चारों चीज़ें ऑन होंगी तो हमारा जो ऑडियो का कनेक्शन है वो बना रहेगा, और जो ऑडियो के सिग्नल है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर दें। इसी तरह जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट हर बंदा यूज़ कर सके, तो अब इसके लिए भी ये रिक्वायर्ड है कि जिस मशीन के ऊपर मेरी वेबसाइट का कोड पड़ा है, वो मशीन और उसका इंटरनेट भी ऑन हो, और जो बंदा मेरी वेबसाइट को सर्व करना चाह रहा है, वेबसाइट यूज़ करना चाह रहा है, उसका फ़ोन या उसका लैपटॉप भी ऑन हो और उसका इंटरनेट भी ऑन हो। अब ये ज़रूरी है, जैसे हमारे पास ब्लूटूथ के केस में ज़रूरी है, अगर हमें म्यूज़िक कंटिन्यूसली सुनना है, कि हमारा ईयरफोन और मोबाइल दोनों और दोनों का ब्लूटूथ भी ऑन हो। इसी तरह हमारे पास वेबसाइट को भी लाइव करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस मशीन के ऊपर हमारी वेबसाइट का कोड पड़ा है, वो मशीन हमारी 24 घंटे चले और उसके पास 24 घंटे इंटरनेट सर्विस अवेलेबल हो। अब नॉर्मली हमारा लैपटॉप या हमारी जो मशीन्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो 24 घंटे पूरा पूरा महीना चलती रहें। वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद हीटअप होकर बंद हो जाए। तो इन कामों के लिए जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी इस तरह के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बना लिए, जिन्हें हम लोग सर्वर भी बोलते हैं। अब ये क्या है कि ये मशीन्स ही हैं। अब ये जो हमें रैक नज़र आ रहे हैं ना, जिसको वो एक आदमी खड़ा सही भी कर रहा है, वो हमारा सीपीयू है, जिसके अंदर रैम लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है,
SSDs लगी हुई हैं, इंटरनेट कनेक्शन हुए हुए हैं। ये सारा जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है ये वो है। और ये इतने बड़े हैं कि इनमें मतलब लाइक करोड़ों जीबी की हार्ड लगी है, करोड़ों जीबी की रैम लगी हुई। और यहाँ पर 24/7 इंटरनेट भी अवेलेबल है। और इनको ठंडा करने के लिए ये पूरी जितनी भी बिल्डिंग है ये एयर कंडीशन होती है। वहां पर 24 घंटे एसी चल रहा है। जहां पर भी सर्वर रूम देखोगे वहां पर एसी चल ही रहा है हर टाइम, जहाँ जहाँ भी सर्वर रूम। जैसे अगर अभी आप लोग देख सको तो ये जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एक रूम है छोटा सा, वो वहां पर हमारी इस लैब का सर्वर पड़ा हुआ है। वो अंदर वाला जो रूम है वहां एसी चलता रहे, जहां जहां भी सर्वर पड़ा है ना वहां वहां पर एसी चलता रहे। सर्वर की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम लोग जब सर्वर साइड एप्लीकेशन हमें सीख रहे होंगे उस वक्त स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इतना पता चल गया कि सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। जी जी। अब इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट के दो पोर्शन हो गए। एक पोर्शन वो जो हमारा सर्वर है, जहां पर हम अपना कोड डिप्लॉय करेंगे, जहां पर हम अपना कोड रखेंगे ताकि हर यूजर उसे यूज कर सके। सर्वर पे क्यों कोड रखना पड़ा? क्योंकि सर्वर के पास दोनों फैसिलिटीज हैं जो हमारे पास नहीं। क्या कि एक तो उनके पास 24/7 इंटरनेट भी अवेलेबल है, और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बैकअप और सारी चीज़ें, पावर बैकअप, हर चीज़ इस तरह से कंट्रोल किया है कि वो 24 घंटे मशीन को ऑन रख सके। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी इतना नहीं है, और उसके बाद हमारे पास इंटरनेट बैकअप भी नहीं है कि अगर हमारा इंटरनेट डाउन हो जाता है तो फिर हमारी वेबसाइट डाउन। फिर उसके अलावा एक सिस्टम कितने लोगों को सर्व कर सकता है, ये भी उसकी हार्ड डिस्क, रैम और चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अक्सर हम लोग जब, अक्सर क्या बल्कि हर दफा ही जब हम लोग बोर्ड का रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट वाले दिन हमारी जो बोर्ड की वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है। वो क्यों डाउन हो जाती है? क्योंकि वो उन्होंने जो सर्वर बनाया हुआ है ना, वो सर्वर एक सर्टेन लिमिट ऑफ स्टूडेंट्स को या एक सर्टेन लिमिट ऑफ यूजर्स को सर्व कर सकते, और रिजल्ट वाले दिन उससे ज़्यादा यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, उस लिमिट से ज़्यादा, इसलिए वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। यार ये, अच्छा, सर्वर के जैसे दो टाइप्स हैं। एक तो है कि जो हमें बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसी तरह कुछ चाइना की कंपनीज हैं, सिंगापुर की डिफरेंट कंपनीज हैं जो हमें ये प्रोवाइड करती हैं। कुछ होते हैं जो हम अपने प्राइवेट सर्वर बनाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारा प्राइवेट सर्वर। इसी तरह जहाँ पर हमें सीक्रेट डाटा रखना है, बैंक्स का डाटा हो गया या कोई आर्मी का डाटा है, वो हम लोग सीक्रेट सर्वर में रखते हैं या प्राइवेट सर्वर। इसी तरह जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट डाटा है ना, वो भी हमारा प्राइवेट सर्वर में। उसको कौन सॉरी ऑन कर रहा है या गवर्न कर रहा है, वो हमारी गवर्नमेंट, ये उनकी पॉलिसी है कैसे इसको लेके चलते। अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, या क्या उसके फंड नहीं है, या वो अभी के लिए हमें भी पता नहीं है कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, या उनके पास इतना स्टाफ नहीं। क्योंकि सर्वर को भी ऑब्वियसली बात है मैनेज करना पड़ता है। जैसे अगर हमारे सिस्टम की विंडो उठ जाए फिर हम उसकी विंडो कर रहे हैं, या अगर कोई थोड़ा सा ख़राब हो जाए फिर रेक्सिटी जा रहे हैं, तो वो अब इतनी बड़ी मशीन होती है कि उसको रेक्सिटी ऐसे बाइक पर उठा के रख सकते। जैसे ये बड़े बड़े एयर एसी है ना, इतनी बड़ी बड़ी मशीन नॉर्मल हम लोग अपने प्राइवेट सर्वर में, तो उनके लिए फिर बाकायदा इंजीनियर हायर करने पड़ते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर, जो उसके नेटवर्क को देख रहे होते हैं, हार्ड डिस्क को, हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। तो इट डिपेंड कि आपके पास फंड कितना है और ये सारी चीज़ें। और फिर ये भी है ना कि बाकी पूरा साल सिर्फ रिजल्ट के दिनों में अगर हम इतना बड़ा सर्वर लगा रहे हैं, बाकी पूरा साल वो ज़ाया हो रहा है, तो रिसोर्सेज मैनेज नहीं हो, ये भी है। अच्छा, अब चूंकि सर्वर भी एक कंप्यूटर है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई एप्लीकेशन चलेगी। अब जैसे अभी अगर हम जो एग्जांपल ले रहे थे कि ब्लूटूथ हेडफोन है और हमने उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया,
कनेक्ट करने के फ़ौरन बाद उसे ये नहीं पता कि भाई मैंने कौन सा सॉन्ग या म्यूज़िक या वीडियो प्ले करनी है। तो हम उसे बताते हैं कमांड्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू जाके कनेक्ट करते हैं, यूट्यूब ओपन कर लिया, नाच चला ली, म्यूज़िक चला लिया, कोई वीडियो चला ली, कोई मूवी चला ली, फिर तो चीज़ हम लोग इसी तरह हमारे सर्वर को भी नहीं पता कि भाई मुझे जब यूज़र आया है तो मैंने उसको कौन सी वेबसाइट का पेज दिखाना है। वेबसाइट के 10 पेज, वेबसाइट के 5 पेज, वेबसाइट के 3 पेज, जैसे अभी हम असाइनमेंट किए उसमें 3 पेज हैं, एक होम का, अबाउट अस का या अबाउट मी का या और कॉन्टेक्ट मी। ये 3 पेजेस तो हैं ही हर तकरीबन हर। तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि भाई मुझे जब यूज़र ने वेबसाइट को कनेक्ट किया है मैंने कौन सा पेज उसको शो करना। तो पहले वक्तों में हमें के लिए कंडीशन लगानी पड़ती है कि इफ यूजर एंटर द वैल्यू यूजर पैरामीटर्स, वो आ जाती है स्लैश, तो आप ये वाला पेज रिटर्न कर दो। अगर स्लैश यूजर्स आ जाती है तो ये वाला रिटर्न कर दो। अगर ये वाली फाइल आ जाती है तो ये वाला रिटर्न कर दो। पूरा हम लोग कोड लिखते थे। अब हर दफा वो कोड हमें लिखना ही पड़ता था। हम लोग हर दफा वो फ्रंट एंड बना रहे हैं फिर बैक एंड के एक अलग से एप्लीकेशन बनाते थे जिसमें हम कोड लिखते थे कि अगर ये वाला राउट पर रिक्वेस्ट आए तो ये करो, अगर ये वाला राउट पर रिक्वेस्ट आए तो ये करो, अगर ये वाला राउट पर रिक्वेस्ट आए ये वाला जो एचटीएमएल का पेज है वो यूजर को रेंडर करके दिखाते शो। अब क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, चीजें बहुत बढ़ रही थी, तो डिवेलपर्स ने क्या किया कि एक सर्वर की एप्लीकेशन बना दी जिसे इंजीनिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इंजीनिक्स सर्वर बना दी। इस इंजीनिक्स सर्वर का क्या काम था, इसने जो बैकएंड वाली जो बैकएंड का सॉफ्टवेयर था उसको ऑटोमेट कर दी कि अब हर डेवलपर को बैकएंड का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई कस्टम बैकएंड बना रहा है तो उसको बैकएंड का सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है। अगर आपके सर्वर का काम यही है कि आपने एचटीएमएल फाइल बनाई और हमारा जो सर्वर है वो आपको एचटीएमएल फाइल रेंडर करके देता है। रिक्वेस्ट आई उसने एचटीएमएल फाइल सेंड कर दी, रिक्वेस्ट आई उसने एचटीएमएल फाइल सेंड कर दी, कोई जावास्क्रिप्ट का बैकएंड का कोई बहुत ज्यादा कोड नहीं है, तो फिर हम लोग इंजीनिक्स का सर्वर यूज करते हैं। इसलिए जब हम लोग सर्च को देख रहे थे तो उन्होंने वहां पर मेंशन भी किया था कि फ्रंट एंड डेवलप। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए काम आता है। जब आप बैकएंड बनाओगे तो बैकएंड के लिए अलग से सर्वर्स मौजूद है जो पूरी आपको फैसिलिटी देते हैं आपका कस्टम लॉजिक चलाने के लिए भी, एग्जीक्यूट करने के लिए। इंजीनियर्स का काम ये है कि रिक्वेस्ट आएगी वो इस रिक्वेस्ट के बेस पर वो इफ कंडीशन में चेक करेगा कि ये किस कंडीशन के साथ मैच कर रहा है और उसी बेस पर आपको एचटीएमएल रेंडर करके देगा। तो जब ये बना रहे थे तो उन लोगों ने एक जब स्लैश की बारी आई तो उन लोगों ने कुछ कन्वेंशन बना दिए। अब हमें उन कन्वेंशन को फॉलो करना है। जब तक हम लोग अपना कस्टम सर्वर नहीं बनाते तब तक हमें उन कन्वेंशन को फॉलो करना। अब उन्होंने ये कन्वेंशन बना दी कि जो चीज़ आप स्लैश पे शो करवाना चाह रहे हो या बिल्कुल राउट पे शो करवाना चाह रहे हो उसका नाम आप लोग रख दोगे इंडेक्स डॉट एच टी एम। मतलब अगर मेरी जो डोमेन बनती है वो बनती है abuhuraira.search.sh, तो बिल्कुल ही होम पेज है। इस होम पेज पे मुझे जो भी कोड शो करवाना है वो मैं इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लिखूंगा। अगर मैंने किसी और फाइल में लिखा है तो वो मुझे पेज नॉट फाउंड का एरर देगा। मतलब ये कंडीशन हम लोग लगाते थे कि अगर ये हो जाए, मतलब अगर ये वाला पेज है तो ये, अगर ये वाला पेज है तो ये, अगर ये वाला पेज है तो ये, अगर किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा तो एरर देने की बजाय उसको एक पेज रेंडर करवा दो 404 नॉट फाउंड। ये जो आपने किया है या जो रिक्वेस्ट की है जिस पेज की, ये पेज हमारे सर्वर पर नहीं है या ये हमारी वेबसाइट का पार्ट नहीं है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या किया कि होम पेज होम डॉट एच टी एम एल, अब कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल और अबाउट डॉट एच टी एम एल फाइल बनाकर और इसे सर्च पे डिप्लॉय कर। अब उनका अगर वो डोमेन बन रही है फॉर एग्जांपल,
सर्च डॉट एस एच। तो अब चूंकि सर्च पे बाय डिफॉल्ट इंजीनिक्स का सर्वर इंस्टॉल्ड है, हम जितनी भी वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे वो इस इंजीनिक्स की कन्वेंशन को ही फॉलो करें। अब वो चेक कर रहा है कि क्या आपके इस वेबसाइट में इन 3 पेजेस में होम डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मौजूद है। अगर तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मौजूद होगी तो वो इस स्लैश या बिल्कुल डोमेन पर रूट पर वो शो कर देगा। अगर नहीं है, अगर आपकी कोई और डिफरेंट फाइल्स मौजूद है तो फिर वो शो करेगा स्लैश होम, होम डॉट एच टी एम एल को स्लैश होम। अगर हम लोग आएंगे कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, इसे हम लोग बोलते हैं फाइल बेस राउटिंग, कि जो भी फाइल का नेम है उसी के लिहाज से वो राउट बनाता जाए। वो एग्जैक्ट मैच करेगा आपके कैपिटल केस या लोअर केस जो भी, अगर आपने कॉन्टैक्ट कैपिटल से शुरू किया है तो वो यहाँ पर भी कैपिटल में लिखना पड़ेगा स्लैश के बाद। इसी तरह वो एग्जैक्ट मैच करेगा और आपको वही वाली फाइल ला के दे देगा। सेकंड पर उन्होंने लॉजिकल क्या लगाई है कि जो हम लोग स्लैश के बाद एंटर कर रहे हैं वो वाली जो स्ट्रिंग है या वो वाला जो डाटा है उसको पिक करो और फाइल के नेम के साथ मैच करो। अगर तो वो फाइल के नेम के साथ मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मैच हो रहा तो उसको पेज 404 नोट फाउंड का एरर देते। तो अब अक्सर स्टूडेंट्स का जो एरर आ रहा है ना वो यही एरर है कि वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख रहे हैं, सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं बना, वो होम कॉन्टेक्ट और अबाउट डॉट एच टी एम एल बना। तो ये एरर नहीं है, मतलब सिर्फ यह राउटिंग का एक तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आपने इंडेक्स नहीं बनानी और होम बनानी है तो फिर आप अपनी असाइनमेंट ऐसे नहीं ऐसे सबमिट करो। जो भी आपकी डोमेन डॉट सर्च डॉट एस एच स्लैश होम या स्लैश ए बी सी स्लैश अबू स्लैश वसीम स्लैश हसन, जो भी अगर आपने नाम रखा। और अगर आप चाहते हो कि जैसे स्टैंडर्ड बने हुए हैं हर वेबसाइट का कि भाई मैं जाता हूँ facebook.com तो उसका होम पेज आ जाता है, youtube.com पे उसका होम पेज आ रहा है, तो इसी तरह मेरी वेबसाइट का भी एक होम पेज हो तो हमें उस फाइल का नाम जो हमें होम पेज पर डिस्प्ले करवानी है उस फाइल का नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी जी। नहीं नहीं नहीं, देखो हम लोग स्लैश पे कितनी फाइल शो करवाएं, एक एक फाइल का नेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। राउटिंग किसी को बोलते हैं वही आगे आगे हम लोग इसको। तो ये आप लोगों का जो मेन एरर आ रहा था वो ये अच्छा, जब हमारे पास अब हमें इतना तो आइडिया होगा कि दो, जब भी वेबसाइट्स हमारी बननी है तो दो मशीन्स होंगी। एक हमारा सर्वर जहां पर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे पब्लिश करेंगे, और दूसरी हमारी क्लाइंट की मशीन या लैपटॉप जहां से क्लाइंट आके विजिट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सर्च के सर्वर पर अपनी सबने अपनी अपनी असाइनमेंट डिप्लॉय कर दी, लेकिन जब मैं आपकी असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ तो मैं अपने लैपटॉप या फोन में ओपन करके चेक कर, या जो पीसी पड़ा है उसमें चेक कर। इसी तरह अगर मैं यूट्यूब ने अपने सर्वर पर वेबसाइट डिप्लॉय कर दी है तो हम लोग सब अपने अपने लैपटॉप या फोन में उसको चला के देखें। सेम गोज विद द बोर्ड वेबसाइट, बोर्ड ने अपने सर्वर के ऊपर रिजल्ट अपलोड कर दिए और हम लोग सब अपने अपने फ़ोन पर, लैपटॉप पर, पीसी पर, टैबलेट पर, जो जो भी मशीन हमारे पास है उसके ऊपर चेक कर रहे हैं रिजल्ट।
वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब ये दो मशीन होगी, एक सर्वर जहाँ पर वो पब्लिश करेंगे, जो वेबसाइट ओनर है वो डिप्लॉय करेगा, पब्लिश करेगा, और एक हमारा क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और उसी बेस पे सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करके ये सीक्वेंस चल रहा है। अब सर्वर रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, HTML फाइल, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की ना कि हमें स्लैश की HTML फाइल भेज दो, अबाउट की HTML फाइल दे दो, कॉन्टैक्ट की HTML फाइल दे दो, जो भी फाइल दे दो हमें, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है वो HTML फाइल हमें रिस्पॉन्स में मिले, .html फाइल जो सर्वर से हमें डिफरेंट जेसन फॉर्मेट में भी रिस्पॉन्स मिलता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ HTML ही पढ़ी है तो हम उतने ही पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करेगा, वो HTML की फाइल हमें दे दे, जो जो हम लोग रिक्वेस्ट करते जाएंगे वो HTML की फाइल मिलती जाएगी। अब जब ये कम्युनिकेशन पहली दफ़ा हुई ना, तो एक सिस्टम था, एक क्लाइंट था और एक सर्वर था, कंट्रोल इन्वायरमेंट में हुई और हो गया इजीली। जब उन्होंने थोड़ा सा इसे पब्लिक करना शुरू किया, सर्वर 2, सर्वर 3, हर कंपनी अपने अपना सर्वर लगाना शुरू कर लिया, तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं थे इतने प्लेयर्स, या वो उसको नहीं इस तरह लेके चल रहे थे एज सर्वर को सर्विस प्रोवाइड करने, हर कंपनी ने अपना अपना सर्वर बनाना। अब ये एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरा क्लाइंट किस सर्वर से जाके कनेक्ट करेगा, किस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। जैसे अभी यहाँ पर सलामी का भी सर्वर है, फिर उसके बाद बोर्ड वालों का सर्वर है, AWS के सर्वर है, डिफरेंट सर्वर मौजूद हैं। तो अब हम अपने, जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है वो अपने सर्वर को यूनिकली कैसे फाइंड आउट करेगी, ये एक प्रॉब्लम थी। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया कि जितनी भी हमारी मशीन है, जितनी भी, चाहे मोबाइल है, एप्पल वॉच है, टैबलेट है, आईपैड है, तो कोई भी मशीन है जो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, उस मशीन को एक स्पेसिफिक आईडी असाइन करते हैं। जैसे हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर बंदे को एक यूनिक CNIC असाइन किया हुआ है, इसी तरह हम लोगों ने अपने सिस्टम को एक यूनिक आईडी असाइन कर दी, जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। वो IP एड्रेस है कुछ ऐसे, नाइन, इस तरह। अब इस IP एड्रेस के अंदर हम लोगों ने सारी चीजें डिफाइन। अच्छा, अब मैं इस IP एड्रेस की डीप डाइव नहीं करूंगा, सिर्फ एक लास्ट वाला डिजिट अभी हम लोग करते हैं। ये लास्ट वाला डिजिट का क्या मतलब है, ये जो बिल्कुल एंड पे मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसे हमारा एक राउटर लगा होता है, वाईफाई राउटर, उस राउटर के साथ जब हमारी डिवाइस कनेक्ट होती है, ये वो वाला नंबर, एक डिवाइस कनेक्ट है तो एक नंबर, 2, 3, ये रेंडमली भी असाइन करते हैं कुछ राउटर्स, और कुछ सीक्वेंस वाइज करते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा राउटर यूज। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये शो कर रहा है कि आपके राउटर के साथ जो आपके डिवाइस का कनेक्शन बना है, इसका नंबर क्या है, 1 है, 2 एंड सो ऑन। इसी तरह पहला जो बिल्कुल ही पहला कंट्री को शो कर रहा है, पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसके थ्रू हम अपने सर्वर को फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा सर्वर एग्जैक्टली कहाँ पर है और उसको लोकेट कर। अब एक मशीन
कितनी एप्लीकेशन एक टाइम पे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी अगर हम लोग बात करें तो मैंने ये टी एल ड्रॉ भी ओपन किया हुआ है, पी एस कोड भी ओपन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है, गूगल क्रोम भी ओपन किया हुआ है, मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं। इसी तरह हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हैं एक टाइम पर। अक्सर हम लोग करते हैं कि बैकग्राउंड में कोई चला लिया, कोई नाच चला ली, कोई तलावत चला ली और आगे हम लोग अपना काम करते रहे। वर्ड की फाइल बना ली, कोई एक्सेल की फाइल बना ली, या कोड करना शुरू कर दिया, या बैक एंड पे कोई चीज़ डाउनलोड पे लगा दी और कोई और काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी एप्लीकेशन मल्टीपल काम कर रही है। हर एप्लीकेशन सॉरी हर सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशन। तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो एक सिस्टम एक टाइम में चला सकता है वो है 5535 या 37। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, वो इतनी एप्लीकेशन एक टाइम में चला। एक मोबाइल भी और एक सिस्टम भी, एक लैपटॉप भी, एक सर्वर भी। लेकिन हमारा सिस्टम तो सर एक सर्टेन लेवल के बाद हेल्ड होना शुरू हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये जो है ये लिमिट है कि वो इतनी चला सकता है अगर उसके पास रिसोर्सेज मौजूद। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल फोटोशॉप जो पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जब फोटोग्राफर के पास जाता है तो वो इसी फोटोशॉप में हमारी पिक्चर एडिट करके हमें प्रिंट करके देता है, या बैकग्राउंड जो हमारा रिमूव करना है सारा इसी में काम कर। वो अकेला कहता है, मतलब उस अकेले सॉफ्टवेयर की डिमांड है और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4 GB रैम। अब अगर किसी लैपटॉप में है ही 4 GB या किसी सिस्टम में है ही 4 GB तो वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चला सकता है। 65,535 एप्लीकेशन, ये 37 एप्लीकेशन का मतलब है तो उसके अंदर इतने रैम, इतनी हार्ड, इतने पावरफुल सीपीयू लगा। उससे उसके बाद भी अगर हम लोग रैम सीपीयू चीजें बढ़ाते जाएंगे तो वो एप्लीकेशन का काउंट नहीं बढ़ाएगा, वो यहाँ पर आकर होगा। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज की एक हद होती है, तो ये वो हद है जिसके बाद आगे सिस्टम नहीं चले। अब प्रॉब्लम ये थी कि सर्वर के ऊपर, चूंकि सर्वर भी कंप्यूटर है, सर्वर के ऊपर इतनी एप्लीकेशन चल सकती है। जो सर्वर आपको दिखाया हैवी मशीन है वो तो चला भी सकता है इतनी एप्लीकेशन। अब उस सर्वर में किस एप्लीकेशन के पास जाके रिक्वेस्ट करे कि ये मेरी एचटीएमएल फाइल मुझे रिटर्न कर, ये अब क्वेश्चन था। अब उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इतनी पोर्ट्स बना दी कि हर एप्लीकेशन एक पोर्ट पर रन हो, हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पोर्ट हो। वो पोर्ट हम लोग कहाँ पर मेंशन करेंगे? 5500 पर मेरी पोर्ट चल रही है, 3000 पोर्ट पर जो एप्लीकेशन चल रही है, 4000 पोर्ट पर जो एप्लीकेशन चल रही है। थोड़ा सा टफ है, हम लोग बार बार चीजें ये रिवाइज भी कर रहे होंगे आगे जाकर अभी, लेकिन बेस अभी हमें समझनी है कि ये हम लोग काम कर जो कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और ये चीजें वर्क कैसे करनी है बैकएंड, ताकि हमें आइडिया हो अगर हम किसी को समझाना चाहें। तो अब उसे ये पता चल गया कि भाई ये आईपी एड्रेस है और ये एप्लीकेशन नंबर। अब अगर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंडेक्स एचटीएमएल बना रहा हूँ और यहाँ एचटीएमएल अब मैं गो लाइव करके सर्वर ऑन कर रहा हूँ। सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट 5500। अब इसका क्या मतलब है कि मेरी में बाकी बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हैं,
उसको ये एक पोर्ट फ्री मिली और उसने इस पोर्ट के ऊपर वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट। इसी तरह हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बनती जाएंगी, वो हम लोग जब डिप्लॉय करते जाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पर एग्जीक्यूट हो। इसी अगर आप लोग देखो तो आप हमारे पास यहाँ पर मेरे पास वो आईपी एड्रेस आ रहा है 127.0.0.1 अब जो मेरा सिस्टम है अगर उसी के अंदर मेरा सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वाला आईपी एड्रेस बनता है, या 0.0.0.0 या 127.0.0.1 और आगे पोर्ट नंबर। यही सिस्टम है, इसी के अंदर मेरा सर्वर चल रहा है और इस पोर्ट पर मेरा सर्वर चल रहा है। अब चूंकि ये नंबर याद रखना मुश्किल थे, साइंटिस्ट ने या कंप्यूटर जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश लाइक करेक्टर के साथ इनको बाइंड करना शुरू कर दिया, जिन्हें हम लोग डोमेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल facebook.com एंड। अब facebook.com के पीछे इस तरह का एक कोड है पूरा का पूरा। अब जब हम अपनी एप्लीकेशन किसी सर्वर पर आके चला दी, अब सारी की सारी एप्लीकेशन हम लोग एक ही जगह पर नहीं रखते, एक ही जगह शो नहीं कर देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने वीएस कोड में ही आए, तो क्या वीएस कोड वालों ने ऐसा किया कि भाई मुझे इसी जगह पर कोड लिखने का भी दे दिया, यहीं पर ही मुझे सेटिंग्स का भी ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर वो और भी बहुत सारे जो ऑप्शन मौजूद हैं वो भी दे दिए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मुझे कोड का ऑप्शन दिया है, सेटिंग के ऑप्शन के लिए मुझे अलग से पेज के ऊपर वो शिफ्ट कर। इसी तरह गूगल क्रोम ने किया, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके वर्ड में आए तो इन्होंने भी जो ऊपर वाले जो टैब हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पे अलग ऑप्शन है, ऑप्शन फाइल के अलग ऑप्शन है। हर उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको डिवाइड कर दी ताकि जो यूज़र आया है उसको इजीली समझ सके। अगर वो होम पेज उसको ये अगर उसको कंपनी के बारे में या जो बंदा जिसकी वेबसाइट है उसके बारे में कुछ डिटेल चाहिए तो वो अबाउट अस पे चला जाए, उसे कॉन्टेक्ट करना है तो कॉन्टेक्ट के पेज पे चला जाए। हमने अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर दी। क्यों डिवाइड कर दिया? ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। अब ये हम काम नहीं करेंगे कि एक ही पेज है वो खत्म ही नहीं हो रहा, स्क्रॉल हो ही जा रहा है हो ही जा रहा है, उसी के ऊपर अपनी सारी चीज़ें दे दी। फिर उन आया होम आ गया, फिर अबाउट अस आ गया, फिर सर्विसेज आ गई, फिर उनकी डिटेल भी वहीं आ गई, फिर ब्लॉग्स आ गए। पहला ब्लॉग आया, दूसरा ब्लॉग, वो ब्लॉग ही खत्म नहीं हो रहे, 100 ब्लॉग आ गए। फिर एंड पे जाके कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आ गया, वो इतना लंबा बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। अब वो पेजेस कैसे बनते हैं? मल्टीपल एचटीएमएल फाइल बनाने, जितने हमें पेजेस बनाने हैं उतनी एचटीएमएल की फाइल्स बनती हैं, जितने पोर्शन में हम अपनी वेबसाइट को डिवाइड कर। अब डिवाइड करना एक तो जरूरी इसलिए भी है ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, एक इसलिए भी है कि कुछ चीज़ें हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन के बाद ही शो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई, दराज पर्सन ने यूज़ की होगी। अब दराज में क्या है कि मैं पहले जाता हूँ कोई एक प्रोडक्ट देखता हूँ, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, उसमें से एक प्रोडक्ट ओपन की, ऐड टू कार्ड किया और फिर परचेज किया और फिर वो मेरे से पेमेंट मेथड पूछा। अब अगर मैं डिवाइड नहीं करूँगा, एक पेज पे ही सारा कुछ शो कर दूंगा, तो मुझे वो सारी प्रोडक्ट्स पहले वो दिखाएगा, वहाँ पर नीचे मुझे कार्ड दिखा देगा, नीचे मुझे पेमेंट मेथड दिखा देगा, नीचे मुझे वो कह देगा कि ऑर्डर कर, तो ऑर्डर हो गया आपका। हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ देख ही रहा हूँ, मुझे वो पेज भी दिखाई जा रहा है कि ऑर्डर हो गया,
ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर इसी तरह एक पेज है जो सेलर के पास होगा, जो ऑर्डर्स देख रहे होंगे, ये अच्छा मेरे स्टोर पे ये 5 ऑर्डर आ गए। अब वो अगर हमें कंडीशन ना लगाएं, एक ही पेज पे सारा कुछ डिस्प्ले करवा दें, तो वो उसके ऑर्डर हम भी देख रहे हैं कि ऑर्डर भी कोई जा रहा है, कोई सीक्वेंस बनेगा नहीं। तो वो सीक्वेंस बनाने के लिए हमें मल्टीपल पेजेस में अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करना पड़ता है। वो जो मेस बनेगा ना, उस मेस से बचने के लिए हम लोग पेजेस को डिवाइड कर, अब पेजेस को डिवाइड करते वक्त फिर हम लोग देख लेते हैं कि डिजाइनर से डिजाइन बनवा लेते हैं, जो यूआई यूएक्स के एक्सपर्ट होते हैं कि ओके हम इस पेज पे क्या डिस्प्ले करवाएं, इस पेज पे क्या डिस्प्ले करवाएं, ताकि मैच क्रिएट ना हो, वाइट स्पेस भी आ जाए, सो ऑन। मैं आप लोगों को कुछ फाइल दिखा देता हूँ। हम फिग्मा फाइल्स बनाते हैं। जी जी। हाँ, फिर पेजेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं एंकर के टैग के थ्रू। तो सारा डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन तो मैंने नहीं बनाया, ऑब्वियसली मैं डिजाइनर नहीं हूँ, मेरा काम डेवलपमेंट है, तो किसी और ने बनाया। हाँ, इसमें कनेक्शन कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सामने वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है तो टॉपिक से हटेंगे नहीं, और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमें सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज देता है एक्चुअली, काफ़ी हद तक। तो वो हम लोगों ने डिवाइड कर ली। अब वो डिवाइड करने के बाद फिर हम अपने सर्वर को बताते थे कि भाई अगर ये रिक्वेस्ट है तो ये है तो ये। अब वो काम हमारा इंजीनिक्स ने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी। इंजीनिक्स ने क्या किया, इंजीनिक्स कहता है कि भाई मैंने फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोड्यूस कर, कि जो आप अपनी फाइल का नेम रखोगे उसी के लिहाज से मैं राउट बनाता हूँ। अब अक्सर यूजर्स क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है कि जावास्क्रिप्ट और अरिथमेटिक। अगर हम लोग यहाँ देखें तो w3schools.com/js_js_अरिथमेटिक। ये अब इसको बोलते हैं नेस्टेड राउट, ये राउट के अंदर राउट। अक्सर ऐसे हम लोग एप्लीकेशन बनाने पड़ जाते हैं। जैसे एक मैं एप्लीकेशन बना रहा था, मेडिकल रिलेटेड थी, डॉक्टर्स के लिए, वो अपने पेशेंट्स को मैनेज कर सकें। तो अब उसमें एक पेज था पेशेंट का, पेशेंट के आगे डिफरेंट पेजेस थे कि भाई मेरी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, किस किस डॉक्टर के पास गया हूँ, क्या क्या मेडिसिन रिकमेंड की। और इसी तरह डॉक्टर का था कि भाई मेरे पास प्रीवियस पेशेंट्स कहाँ पर आए हैं, कितने आए हैं, और मैं अगर मॉर्निंग टाइम किसी हॉस्पिटल में हूँ या इवनिंग टाइम अपनी क्लिनिक में हूँ, कहाँ कहाँ आए हैं, और मेरे पास इवनिंग के कितने अपॉइंटमेंट्स हैं, मॉर्निंग के कितने अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी मैनेज कर। तो अब वो डॉक्टर के लिए भी मैनेज करना आसान था और इसके लिए भी। अब तो हमने ऐसे डिवाइड किया कि स्लैश पेशेंट के बाद स्लैश लगा के प्रीवियस अपॉइंटमेंट या प्रीवियस डॉक्टर नेम के साथ काम उन्होंने कर दिया। इसी तरह डॉक्टर का कर दिया। अब यही काम अगर हमें एचटीएमएल में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर का नेम फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ एडमिन, और इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ सेटिंग डॉट। तो ये तो हमारा पेज जो इंडेक्स वाला था वो उसने स्लैश पे शो कर दिया। अब हमें अगर वो दूसरा पेज शो करवाना है तो स्लैश एडमिन स्लैश
स्लैश एडमिन स्लैश सेटिंग, और इसको अगर हम कर दें स्लैश एडमिन स्लैश सेटिंग डॉट, इसी तरह हमें जितने भी नेस्टेड में जाना है उतने फोल्डर बना के उसके अंदर एंड पे HTML